हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 टॉप 30 क्वेश्चंस और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हमारा जो होगा पहला प्रैक्टिस सेट होगा और एक क्लास आपकी यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। तो शुरू करते दोस्तों आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 1, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, संकेत है, वर्णमाला है, ध्वनि है। भाषा की जो मूल इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, उसे कहते हैं वाक्य। वाक्य से छोटी क्या होती है? वाक्य से छोटी जो होता है उसे वो कहते हैं उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध। पदबंध से छोटा क्या होता है? पद यानी कि शब्द। पद से छोटा क्या होता है? अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। हमें यहाँ पे देखना है कौन सा सही है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, यहाँ पे कमा लगा है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, विराम चिन्ह एक सही वाक्य लिखा हुआ है। सुख दुख कामा उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इनमें से संज्ञा कौन है? संज्ञा क्या आता है? संज्ञा किसी नेम, प्लेस, ए थिंग, कोई स्थान हो गया, कोई नाम हो गया, कोई वस्तु हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इनमें से हमारे यहाँ पे संज्ञा कौन सा? वह इनमें से एक को जानता है। इनमें से कौन सा जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है? कौन सा करेक्ट होगा? एक। ठीक है, एक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं होता है? गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है मेरे भाई? गुणवाचक तो विशेषण होता है। क्या होता है? गुणवाचक तो विशेषण होता है। बाकी निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सारे सर्वनाम होते हैं। लेकिन हमारा गुणवाचक क्या है? ये सर्वनाम का भेद नहीं, ये विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया के अलावा देखिए, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक। गुणवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि एक विशेषण का भेद है। ठीक है, शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये सारे आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण के, विशेष से, कारक या विकृत अवयव के, किन के रूप क्रिया के अलावा संज्ञा के विशेषण के रूप परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? जो सोहन जो है वो गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव देख रहा है मकान, क्रिया शब्द इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? देख रहा है, ये हमारा क्रिया शब्द है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों क्या है? हजारों यहाँ पे क्या दिया हुआ? मेरा बेटा जो है वो हजारों में एक है। मेरा बेटा जो है वो हजारों में एक है। इनमें से हमारा हजारों क्या है? हजारों क्या है? अव्यय है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेरा बेटा जो है हजारों में एक है, इस वाक्य में हजारों शब्द क्या है? ये अव्यय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द जो है पुल्लिंग है? संचार, पालन, ग्रीवा, मनुष्यत्व,
बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट, अक्षुण्णता, प्लेटफार्म, प्राधिकरण, गिरोह। इनमें से कौन सा? तो ऑप्शन डी प्लेटफार्म, प्राधिकरण और गिरोह क्या है? ये सभी शब्द पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। बिल्ली, बिल्लियां, पेड़, पेड़ों, खंभा, खंभे, रस्सी, रस्सियां। इनमें से कौन सा जो है असंगत है? इनमें से कौन सा? पेड़, पेड़ों नहीं सुना होगा आपने, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल असंगत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? अवश्य उत्तीर्ण हो जाती यानी कि उत्तीर्ण नहीं हुई ना, फेल हो गई। तो इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? हमारा हेतु हेतु मदभूत का, यानी कि संभावना यहाँ पे रही। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, तो क्या है? हेतु हेतु मदभूत काल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जो हमारा हेतु हेतु मदभूत काल जो होता है, ये क्या होता है? मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए, जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने के संकेत मिलता है परंतु किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाया हो। हेतु मद क्या होता है? कार्य होने का संकेत मिलता है लेकिन कार्य क्या है वो नहीं हो पाया है, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, इस टाइप से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाक्य कौन सा संभव है? देखिए, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? वो होता है भाववाच्य। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। संबंध सूचक कारक या सर्वनाम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन से? कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, जो कर्ता की जो विभक्ति होती है यहाँ पे मैं बता देता हूं। देखिए, कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्ता कर्म, कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सब होते हैं। अधिकरण और संबोधन। कारक जो होता, कर्ता की जो विभक्ति होती है वो होती है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा होता है यहाँ पे। ठीक है। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान के लिए, यहाँ पे जहाँ पे ये होता है के लिए। अपादान अलग होने के अर्थ में, अपादान से होता है अपादान, यानी कि इसका विभक्ति होती है इससे अलग होने के अर्थ में। ठीक है। संबंध में क्या था? का के, का की के, ये सब आता है। री रे, का की के, रा री रे, नानी ने। ठीक है। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में होता है में पर। अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो होती है में पर, और संबोधन की जो विभक्ति होती है हे, अरे, हो, इस टाइप से। उम्मीद करते हैं ये यहाँ पे बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम कारक कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। अंगूठा, अंगुष्ठ, कुष्ठ, कोढ़, छड़, छिन, काष्ठ, काट। इनमें से हमारा कौन सा जो है असंगत है? वो अंगूठा, अंगुष्ठ, ये हमारा यहाँ पे असंगत है। ठीक है। अंगूठा, अंगुष्ठ, ये हमारा यहाँ पे असंगत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर्भय, निर्दोष, निर्वाह, निकृष्ट, ये निर उपसर्ग से नहीं बना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, मिल प्लस आप, क्या हो जाएगा मेरे भाई? मिल प्लस आप, यानी कि मिलाप। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? किसमें? डमाडोल, अस्थिर, डमाडोल, अस्थिर, गाफिल, खबरदार, झिड़कना, पुचकारना, औचक, अक्सर। इनमें से कौन सा जो है वो किसमें से वो सही नहीं है? डमाडोल, अस्थिर, ये क्या है? ये बिल्कुल सही नहीं है। डमाडोल का होगा यहाँ पे होगा स्थिर, डमाडोल का होगा स्थिर। अगला क्वेश्चन, सभी विकल्प बाकी सही है, ये हमारा बी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17, अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी यानी कि आवश्यक, तो इसका क्या होगा? गैर जरूरी हो सकता है। गैर जरूरी क्या? वैकल्पिक। क्या होगा? ऑप्शन बी वैकल्पिक। अनिवार्य क्या हमें कार्य करना ही करना है, और वैकल्पिक में क्या होता है, हमें हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें से हमें एक चुनना होता है, उसे कहते हैं वैकल्पिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? कंदर्प हो गया, पंचसर, पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव, गौरीसुत, बंशीधर, यक्षराज। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ये सभी कामदेव के पर्यायवाची मेरे भाई, किसके? कामदेव के पर्यायवाची हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आया। देखिए बंशीधर का पर्यायवाची क्या होता है? बंशीधर का होता है गिरधर, गिरधर होता है मेरे भाई गोपाल होता है, मुरारी होता है, माखन चोर होता है। गौरीसुत का क्या क्या होता है? गौरीसुत का होता है लंबोदर, लंबोदर होता है, गणपति होता है, मूषक वाहन होता है, गजमुख होता है। यक्षराज का क्या होता है? यक्षराज का होता है कुबेर, कुबेर होता है, और धनद होता है, धनपति होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद का मतलब होता है उल्लास, हर्ष। क्या होगा? उल्लास, हर्ष। 19 का ए करेक्ट होगा, मोद, हर्ष, प्रमोद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हर्ष, आमोद, प्रमोद, उल्लास, आहत क्या किसके? ए आनंद के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। अंतर मतलब डिफरेंस क्या है? कुछ आकाश होता है, हदे होता है, शेष दूरी। अंतर का अर्थ नहीं होता है, आकाश जो है अंतर का अर्थ नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 21, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा असंगत है? ईश्वर, ईश्वरी, झगड़ा, झगड़ालू, अज्ञान, अज्ञानता, कुल, कुलीन। इनमें से कौन सा असंगत है? अज्ञान, अज्ञानता असंगत है, बाकी सारे सही हैं, बाकी सारे सही हैं। अज्ञान का अज्ञानी होगा मेरे भाई, क्या होगा? अज्ञान का होगा अज्ञानी, ठीक है। झगड़ा, झगड़ालू, ईश्वर, ईश्वरी, कुल, कुलीन, बाकी सारे सही हैं। अज्ञान का होगा अज्ञानी, क्या होगा? अज्ञान का होगा अज्ञानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा सही शब्द होगा? जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहेंगे? मुकदमेबाज कहेंगे, गवाह कहेंगे, प्रतिवादी कहेंगे, या वादी कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? जो मुकदमा दायर करता है उसे कहेंगे वादी। क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे कहते हैं वादी, उसे कहते हैं वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे कहते हैं वादी। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या होता है? उसे कहते हैं अग्रगण्य। जो इंद्रियों का विषय ना हो उसे कहते हैं अगोचर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिस पर मुकदमा दायर हो, जो मुकदमा दायर करता है उसे कहते हैं वादी, और जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं अभियुक्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए क्या होगा? किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? उसे कहते हैं अनुयायी। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, अनुयायी हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला होता है अनुयायी। वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव हो उसे कहते हैं अनुभवी। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करके जो हम कुछ सिद्ध करते हैं उसे कहते हैं अनुभवी, अनुभव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? हल संधि कोई भेद नहीं होता, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। स्वर संधि का भेद नहीं है हल संधि, बाकी सब सही होंगे। स्वर होता, दीर्घ होता है, गुण होता है, सभी होते हैं, लेकिन हल नहीं होता। 25 का हमारा, 24 का हमारा जो हमने बताया था, 24 का हल संधि नहीं होता, ठीक है। संधि का भेद नहीं है हल संधि, हल संधि नहीं है। वृद्धि होता है, स्वर होता है, सब होता है, ठीक है। स्वर संधि का भेद नहीं है हल संधि, वृद्धि होता है, दीर्घ होता है और गुण होता है। यथाशक्ति में समास है। अब हमारा ये क्वेश्चन समास का है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में होता है मेरे भाई अव्ययीभाव समास। क्या होता है? कर्मधारय क्या होता है? विशेषण विशेष जो समास होते हैं उसे कहते हैं कर्मधारय, ठीक है। बहुव्रीहि में किसी तीसरे का अर्थ हो जाए उसे कहते हैं बहुव्रीहि, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होगा अव्ययीभाव समास, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें अव्ययीभाव में क्या होता है? अव्ययीभाव जो समास होता है उसमें क्या होता है? जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, उसको प्रधान होता है। जो सामसिक पद होता है, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो, यानी कि जो पहला पद हो उसको उसकी प्रधानता, उसे कहते हैं अव्ययीभाव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। क्या ये अशुद्ध है? नहीं भाई, ये बिल्कुल सत्य है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ऑप्शन बी जो है ये हमारा अशुद्ध है, बाकी सारे सही है।
तो हम जो इसमें लगाएंगे ऑप्शन बी हमारा अशुद्ध है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है, शोक होता है, विस्मय होता है, जुगुप्सा होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण का होता है शोक। क्या होता है मेरे भाई? करुण का होता है शोक। श्रृंगार का होता है रति। क्या होता है? करुण का होता है शोक, श्रृंगार का होता है रति। वात्सल्य का होता है वत्सलता। वीर का होता है उत्साह, वीर का होता है उत्साह। ये सारे आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, छंदों की गणना किससे की जाती है? जो छंद होते हैं उनकी गणना हम किससे करते हैं? छंदों की जो गणना होती है वो वर्ण और मात्रा से छंदों की गणना की जाती है। वर्ण और मात्रा से छंदों की गणना की जाती है। छंद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? छंद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? वर्णिक छंद होता है और मात्रिक छंद होता है। कौन कौन से? वर्णिक छंद होते हैं और मात्रिक छंद के दो भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार होगा? इनमें से कौन सा अलंकार होगा? इनमें से होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, उसे कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोगों सभी को लिए नया होगा शायद। अल्जीरिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था। ये क्या थे? एक फ्रांस के जो दार्शनिक थे। कौन थे? देरिदा कौन थे? फ्रांस के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर। असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर, इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर, यानी कि कोयले पर ध्यान दे रहे छोटे चीज पे और असरफियां लुटा रहे। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना और छोटे खर्चों में कंजूसी करना, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? घर की मुर्गी दाल बराबर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत कंजूसी दिखाना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। कौन सा काल विभाजन नहीं है मेरे भाई? संयुक्त काल। एक कोई हिंदी का साहित्य का काल विभाजन नहीं होता है। हिंदी साहित्य का संयुक्त काल के रूप में विभाजन नहीं किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो विभाजन किया गया है वो होता है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। आदिकाल होता है, भक्ति काल होता है, रीति काल होता है और आधुनिक काल होता है जो प्रेजेंट में चल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना। देखिए गद्यांश देखेंगे, सबसे पहले गद्यांश को करने का तरीका है, हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर बाद में उसका हम गद्यांश का आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ है? ठीक लगता है, इसको तो आप वैसे भी कर सकते हैं, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ आपको सही लगेगा? किसी भी गिनती में ना आना, न 3 में न 13 में किसी भी गिनती में ना आना, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तना का क्या तात्पर्य है? वर्तना मतलब होता है किसी की निंदा या तिरस्कार करना, इसको देखने की हमारी जरूरत नहीं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? 2 क्वेश्चन हमने बिना गद्यांश के ही कर लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे लेखक की परेशानी का क्या कारण था, इसको देखने के लिए हमें गद्यांश पे नजर डालनी पड़ेगी। देखिए लेखक की परेशानी का क्या कारण था? मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है, यानी कि एनर्जी आती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। कह रहा जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, यह एक भयंकर अपराध है।
कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं, यानी कि कुछ बोल नहीं रहे। चुप्पी साधे, एक मिनट, चुप्पी साधे हैं कुछ, यानी कि वो बोल नहीं रहे, चुप्पी साधे हैं। मेरे और मेरे जैसे चुप्पी साधे, एक मिनट कहाँ पे थे, क्षमा नहीं करेगा। मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं, भविष्य इसे उसी तरह से क्षमा नहीं करेगा। ठीक है, जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया, मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध की। ये सब पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे बताया था। लेखक की परेशानी का क्या कारण था। लेखक की जो परेशानी का कारण क्या था, लेखक की परेशानी का जो कारण था क्या था, लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गद्यांश की पढ़कर हम आराम से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसीलिए भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया था। ये आप गद्यांश से आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन क्लास के जो है प्रैक्टिस हमारा 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले अब हम लोग यूपी जो है, यूपी की स्पेशल को हम कंप्लीट कर रहे हैं और फिर हिंदी को हम प्रॉपर कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, मैथ भी करेंगे। अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि क्लास आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।